भाषा की, भूषा की, भोजन की, भेषज की, दवाओं की, ये सारी गुलामी खत्म हो और कुछ नियमों की गुलामी भी खत्म करिए, जिनमें से एक नियम अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रात के 12 बजे हर शुभ काम शुरू करने की हमने जो गलत परंपरा डाली है, ये अंग्रेजी नियम है, ये भारतीय नियम नहीं है। हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त से दिन शुरू होता है और ब्रह्म मुहूर्त में सारे नए काम करने की परंपरा होती है। सुबह या शाम, संध्या गोधूली वेला होती है जिसमें शाम हो रही है और रात आ रही है, दोनों के बीच का समय है, सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो ऐसे समय पर अपने काम करने की परंपराएं डालिए, तो नियम भी उसमें बदलिए। अब एक छोटी सी और बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ गुलामी और किस किस की है। बहुत दिल को चोट पहुंचती है, कचोट लगती है जब ये बात मैं कहता हूं कि अंग्रेज आए थे लूट करने, मारामारी करने, बर्बादी करने, हमको पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और जिन अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा ये काम किए हैं, उन अंग्रेजों को हम कभी भूलते नहीं। मैं सबसे ताजा नाम लेके कहता हूं, एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था माउंटबेटन। आपको मालूम है माउंटबेटन आया नहीं, उसको ब्रिटेन की संसद से बाकायदा भेजा गया। ब्रिटेन की संसद ने प्रस्ताव पारित करके माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और प्रस्ताव पारित करते समय क्या बात लिखी गई उसमें कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण जब होगा तो इससे ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, माउंटबेटन से ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए इसको भेजा जाए। कारण क्या है? कारण उसके बारे में ब्रिटेन की संसद में यह कहा गया, बहुत संकेत में कह रहा हूं, ज्यादा स्पष्ट नहीं कह सकता इस बात को। कारण यह बताया गया ब्रिटेन की संसद में कि माउंटबेटन की जो पत्नी है एडविना, वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है। इस पे हंसी मत, ये बहुत गंभीर बात, शर्म की बात, शर्म की बात। माउंटबेटन की जो पत्नी है एडविना माउंटबेटन, वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है। अब संभालने का अर्थ आप समझ लीजिए वो क्या क्या कर सकती है। तो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है, और जिन नेताओं को ये संभाल सकती है वो ही सबसे ज्यादा टेढ़े हैं भारत में, वो ही सबसे ज्यादा टेढ़े हैं, उन्हीं को यह संभाल सकती है। इसलिए माउंटबेटन को भारत भेजना बहुत जरूरी है। तो ऐसी तय करके माउंटबेटन को भारत भेजा गया। आते ही उस आदमी ने आग लगाई। आग पता है क्या लगाई? जिन्ना को एक तरफ खड़ा किया और जिन्ना को कहना शुरू किया, तुम पाकिस्तान की मांग करो ना, हम दिलवाएंगे ना तुमको पाकिस्तान। माउंटबेटन जिन्ना को बुलाता है और बार बार कहता है, तुम पाकिस्तान की मांग खड़ी करो ना, हम दिलवाएंगे तुम्हें पाकिस्तान। आपको मालूम है जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था, ना मुसलमान था। जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था, जिन्ना के नजदीकी मुसलमान पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे। एक जिन्ना का सहयोगी था, एक ही सहयोगी, उसका नाम था सोहरावर्दी। उसने कभी कहा था कि हमको पाकिस्तान चाहिए। एक सहयोगी था जिन्ना का, वो कभी कभी कह देता था भूल चूक से कि हमको तो पाकिस्तान लेके रहना है। जिन्ना ने पाकिस्तान नहीं मांगा, जिन्ना के नजदीकी लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा। हमने हम आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे, फिर दूसरे हम जो कहेंगे उस रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएंगे। इस देश के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि जब तक भारत के लोग सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, लेकिन एक बार मदमस्त हाथी की तरह से खड़े हो गए तो सबको रौंदते हुए चले जाते हैं। बड़े बड़े साम्राज्य इस देश ने ढा दिए हैं। सिकंदर के बारे में आप सब जानते हैं, आधी से ज्यादा दुनिया को विजय कर लिया जिस सिकंदर ने, और पूरी दुनिया पर विजय पाने के लिए जो सिकंदर निकला, उस सिकंदर को दुनिया का कोई देश नहीं रोक पाया। इसी भारत की माटी के एक लाल पोरस ने उसको रोका और धूल चटाई और सिकंदर को पराजित करके इस देश से वापस भेजा। पृथ्वीराज चौहान इसी देश की माटी से निकले हैं, पोरस जैसे राजा इसी देश की माटी से निकले हैं। क्या महान और तेजस्वी तपस्वी लोग रहे होंगे पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग, जो एक बार दुश्मन को हराते हैं, 2 बार हराते हैं, 3 बार हराते हैं, 4 बार हराते हैं, 5 बार हराते हैं, बार बार हराते हैं। पराक्रम में कितने मजबूत होंगे, वरना दुश्मन को बार बार हराने की ताकत तो नहीं होती। कैसे वीर रहे होंगे महाराणा प्रताप जैसे लोग, जो व्यक्तिगत जीवन में कठिन से कठिन कष्ट भुगतने को तैयार है, लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं। अकबर ने कितनी बार प्रस्ताव भेजा होगा महाराणा प्रताप को, संधि कर लो, दोस्ती कर लो, मेरी छत्र छाया में आ जाओ। मंजूर नहीं है, घास की रोटी खा लेंगे लेकिन गुलामी के छत्र के नीचे जाकर नहीं रह सकते। हमारी रगों में, हमारी नसों में राणा प्रताप का खून है,
हमारी रगों में पृथ्वीराज चौहान का खून है, हमारी रगों में पोरस का खून है, हमारी रगों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का खून है। हम सब इन्हीं के वंशज हैं, वो सब हमारे पुरखे हैं। तो उनकी शूरवीरता और उनके पराक्रम और उनके साहस की कसम है हम सबको, आने वाले समय में हम इस देश में वो सब कर डालेंगे जो आजादी के पिछले 62 साल में हो जाना चाहिए था और किसी कारण से नहीं हो पाया। और इस देश को फिर से एक ऐसा देश बनाएंगे जिस पर हम गर्व करेंगे, हमारे आस पड़ोसी गर्व करेंगे और सारी दुनिया गर्व करेगी कि भारत वाले हैं जो अपनी गुलामी की आखिरी निशानी को भी मिटा सकते हैं। हम अहिंसा वाले जरूर हैं, लेकिन गैर जरूरी हिंसा नहीं करना है, जरूरत पड़ने पर हिंसा भी करनी है। अहिंसा हमारा जीवन का तत्व है, हम अहिंसक हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर तलवार उठानी है अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मान्यता, अपनी परंपरा की रक्षा के लिए। हमारे वेदों में, उपनिषदों में अहिंसा जो समझाई गई है वो इसी के साथ है। खाली ऐसी बात नहीं है कि हम कायर होके बैठ जाएं, चुपचाप होके बैठ जाएं और सब कुछ बर्दाश्त करते रहें, वो अहिंसा नहीं है। अहिंसा वीरों का भूषण है, कमजोरों का नहीं है, कायर का नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम गैर जरूरी हिंसा नहीं करते, मक्खी मच्छर को नहीं मारते, चींटी चींटियों को नहीं मारते, कुत्ते बिल्ले घोड़ों को नहीं मारते, गधों को नहीं मारते, क्योंकि ये हमारे ही सखा हैं, हमारे सहयोगी हैं। लेकिन दुश्मन की तो गर्दन काट देते हैं, ये इतिहास हमारा गवाह है। दुश्मन के तो पांव काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, ये इतिहास गवाह। तो फिर से हमें खड़ा होना है, अपने इन्हीं पूर्वजों की कसम खाकर, उनके संकल्प लेकर, और बची हुई गुलामी की निशानियों को जड़मूल से हटा देना है इस देश में से। हमारे दिन, हमारा समय हमें हमारी मान्यता के हिसाब से तय करना है। हमारी भूषा, हमारा भोजन, हमारा भेषज अपनी मान्यता परंपरा से तय करना है। हमारे नियम, कायदे, कानून अपनी मान्यता परंपरा से तय करने हैं। सब कुछ अपना करना है, तभी हमें शांति होगी, तभी चैन होगा, और तभी भारत स्वाभिमान का बनना और इसका किसी उम्मीद तक पहुंचना सार्थक होगा। ये बोलकर आप सबका आभार करता हूं। बहुत धन्यवाद।